हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ स्वाति काबरा, आई एम MBA और मैं पिछले 12 ईयर्स से अकाउंट्स की कोचिंग ले रही हूँ। और आज मैं आपके अकाउंट्स के कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहती हूँ कि अकाउंटिंग होती क्या है। एक्चुअली आपने 11th में अगर अकाउंट्स ली है, कॉमर्स ली है, तो अकाउंट्स तो चाहिए होगी। इसके अलावा आपके फर्दर स्टडीज़ में, CA फाउंडेशन में, इनमें सब में आपको अकाउंट्स की नीड होगी। तो इसीलिए मैं पहले वो क्लियर करूँ। अच्छा, अकाउंट्स पढ़ने के पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग होती क्या है, पहले ये समझें। अकाउंट्स एक्चुअल में एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहले आइडेंटिफाई करती है और आइडेंटिफाई करके 7 स्टेप में जाके ये यूजर्स को अकाउंट्स को कम्युनिकेट करती है। एक्चुअल में अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है। अब ये क्या, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अच्छा, बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है पहले ये पता करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या होता है, हम जैसे 8 रुपीज का पेन है, परचेज करके अपनी शॉप पे उसको 10 रुपीज में सेल करते हैं, तो ये 2 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ये जो 2 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो एक्टिविटी की गई है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाती है। दैट मीन्स बिजनेस ट्रांजैक्शन वो होता है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। यही पेन हम अगर पर्सनल यूज के लिए खरीदेंगे तो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। तो स्टेप नंबर 1 इस प्रोसेस का कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है। नंबर 2 फिर मेजरिंग इन मनी टर्म्स, फिर इसको मनी टर्म्स में मेजर किया जाता है। देखिए जैसे एक शॉपकीपर है, कस्टमर आता है, कस्टमर आया 500 रुपीज का कोई आइटम लेके चला गया, तो ये 500 रुपीज मनी टर्म्स में आपके रिकॉर्ड होंगे। तो इस 500 रुपीज को अपन रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, यही है कि दूसरा कस्टमर आया, बहुत सारा आइटम खुलवा भी लिए, उसको समझ में नहीं आया और चला गया, तो ये हमको गुस्सा आया। तो ये जो गुस्सा आया या अपने को कोई अच्छी फीलिंग आई, इसको इसमें नहीं लिया जाता है। इसलिए इसमें केवल वही आइटम लिए जाते हैं जो मनी टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट फिर उनको क्या किया जाता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया बिजनेस ट्रांजैक्शन को, फिर मनी टर्म में उसको मेजर कर लिया, फिर बाद में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। एक्चुअल में अकाउंट्स आपके रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होती है, आप इनको रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्डिंग करने के लिए जर्नल एंट्रीज जो अपन सीखेंगे जर्नल की जाती है। अच्छा, रिकॉर्डिंग में जर्नल में कर ली। रिकॉर्ड करने के बाद रिकॉर्ड में तो बहुत डिटेल होती है, डे टू डे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। 500 का रुपीज की गुड्स किसी को सेल की, 200 की किसी को सेल की, 700 की गुड्स परचेज की, ठीक है, सैलरी पे की, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। तो डे टू डे आपके बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उनको रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में क्या होता है कि जैसे बैंक है, बैंक से आपके डे टू डे बहुत ट्रांजेक्शन होते हैं, कभी हम विड्रॉ करते हैं, कभी हम डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक का हम एक अलग से अकाउंट बना लेंगे। ये क्लासिफिकेशन हो गया आपका, ठीक है। ऐसे ही मोहन है, हमारा कस्टमर है, मोहन से हम बहुत सारी आइटम परचेज करते रहते हैं क्रेडिट पे, कभी पेमेंट कर रहे हैं, कभी वापस नेक्स्ट और शॉपिंग कर रहे हैं, उससे परचेज कर रहे हैं, तो ये हमने मोहन का अलग से अकाउंट बना लिया। तो ये कहलाता है क्लासीफाइंग, सबके अलग अलग अकाउंट बनाना, ठीक है। क्लासीफाइंग के बाद आपका आता है समराइजिंग। समराइज मतलब बिल्कुल शॉर्ट में समरी बनाना। अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद उनको क्लासीफाई कर लिया, अलग अलग अकाउंट बना लिए और फिर उनकी समरी बना ली जाती है, ठीक है। समरी में हम क्या होता है, किसी भी डेट को ऑन द स्पॉट हमें पता करना होगा। जैसे मोहन का हमने अकाउंट बनाया क्लासिफिकेशन में ना, तो हमें पता करना होगा कि मोहन का हमारा फाइनल हिसाब किताब क्या है, तो वो हम समराइजिंग में पता कर सकते हैं उसकी समरी बना के। नेक्स्ट स्टेप होता है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग मतलब क्या होता है, एनालिसिस करना। हम जो बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं, तो एनालाइजिंग में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट पता करते हैं कि हमने जो बिजनेस किया है एक पीरियड के बाद, कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या कितना लॉस हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ है, ज्यादा हुआ, जो भी है। एनालाइजिंग में हम ये पता करते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हमें हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एनालाइजिंग में हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी पता करते हैं। एक पीरियड, जैसे हमें आज की डेट में हमें पता करनी है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, तो हम ये पता करते हैं कि हमें बिजनेस को कितना किसी से लेना है, कितना किसी को देना है, हमारे पास कितनी एसेट्स है प्रेजेंट में, तो ये सब हम एनालाइजिंग में पता करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पता करते हैं। इसके बाद सब कुछ कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, क्लासीफाइंग कर लिया, समरी बना दी, एनालिसिस कर दिया। उसके बाद हम जो इसके यूजर्स होते हैं, जिनको अकाउंट्स, हमारे अकाउंट्स की नीड है, इनके यूजर्स को हम इसको कम्युनिकेट कर देते हैं। ऐसे करके अकाउंटिंग 7 स्टेप में हो गई, ठीक है। इस प्रोसेस को अपन एक ट्रिक से भी समझ सकते हैं। जैसे ये जो है IMRC SAC, ये पूरे स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रोसेस चलती है। तो जैसे पुराने जमाने में भी आपकी अकाउंटिंग चलती आ रही थी, तो पुराने जमाने में अगर रामचंद्र से पूछें कि हु आर यू, तो उन्होंने रिप्लाई दिया, I am रामचंद्र सीनियर अकाउंटेंट।
ऐसे करके आप डेफिनेशन याद रख सकते हो। आई एम रामचंद्र सीनियर अकाउंटेंट। इससे आपके सातों ही स्टेप आपके पूरी प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आ जाएंगे। आई मीन्स आपका सेम, आई एम रामचंद्र आइडेंटिफाइंग, एम मीन्स मेजरिंग इन मनी टर्म्स, आर मीन्स रिकॉर्डिंग, सी मीन्स क्लासिफाइंग, एस मीन्स समराइजिंग, ए मीन्स एनालाइजिंग एंड सी मीन्स कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। ठीक है, चलो अब अकाउंटिंग तो हमने समझ ली। अकाउंटिंग के बाद हम इसके टाइप्स समझते हैं। अकाउंटिंग 2 टाइप्स की होती है, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। ये सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम ये क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, ये बहुत इजी मेथड है अकाउंट्स को रिकॉर्ड मेंटेन करने का ना। ये इजी मेथड कैसे है कि इसमें क्या होता है, क्या सिंगल एस्पेक्ट्स को ध्यान में दिया जाता है। ये छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए यूज आता है, जैसे वेजिटेबल सेलर होते हैं, फ्रूट सेलर्स होते हैं, उनको पूरा साइंटिफिक तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करना नहीं आता, तो वो बहुत ईजी तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो है ये केवल सिंगल एस्पेक्ट्स को नोटिस करता है और ये एक्चुअल में साइंटिफिक मेथड नहीं है। तो दूसरा जो मेथड है डबल एंट्री सिस्टम, ये प्रॉपर साइंटिफिक मेथड है। तो हम जो फॉलो करेंगे, क्योंकि हम तो अब थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो हम डबल एंट्री सिस्टम जो प्रॉपरली साइंटिफिक है, ये ड्यूअल एस्पेक्ट यानी डबल एस्पेक्ट को फॉलो करता है। ड्यूअल एस्पेक्ट कैसे? जैसे कि गुड्स सेल की, हमने कोई गुड्स सेल की तो एक तो आपकी सेल इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और कैश आ रहा है। तो ये दोनों कंसेप्ट को, दोनों एस्पेक्ट्स को इसमें कंसिडर किया जाता है कि गुड्स जा रही है और कैश आ रहा है। अच्छा, ये दोनों एस्पेक्ट को कंसिडर करने से ये मेथड आपका साइंटिफिक हो जाता है। चलो, अब ये अकाउंटिंग क्या होती है समझ लिया। अकाउंटिंग के 2 सिस्टम होते हैं और हमको डबल एंट्री सिस्टम पढ़ना है, ये भी हमें पता हो गया। अब हम कुछ अकाउंटिंग टर्म्स पे चलते हैं। अकाउंटिंग टर्म्स जो हमारे अकाउंट्स में कुछ भी करोगे आप, जर्नल करोगे या आगे स्टेप में कहीं पे भी चलोगे, तो अकाउंटिंग टर्म्स हर जगह यूज आएगी। एक टाइम तो ऐसा हो जाएगा जब आपको नींद में भी पूछेंगे कि ये अकाउंटिंग टर्म क्या होती है, तो आप उसको इजीली बता दोगे क्योंकि आप कॉमर्स स्टूडेंट हो। तो अकाउंटिंग टर्म नंबर 1 कैपिटल। अकाउंटिंग टर्म फर्स्ट आपकी है कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी। पूंजी मीन्स क्या होता है कि जो ओनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई अमाउंट या कोई एसेट्स बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तो वो आपकी कहलाती है कैपिटल। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है। कैपिटल किसी भी बिजनेस का एक ब्लड बोल लो आपको, बिना कैपिटल आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ओनर चाहे वो कोई अमाउंट लेके आता है, चाहे कोई एसेट्स लेके आता है, चाहे वो गुड्स लेके आता है, वो क्या कहलाती है कैपिटल, जो बिजनेस में वो इन्वेस्ट करता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया कि कैश तो लाता ही है वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब उसके घर में जैसे 2 AC पड़े हैं लाए हुए, तो वो अपने ऑफिस पे लगा देता है, तो वो भी आपके कैपिटल है। बाइक थी जो पहले पर्सनल यूज में काम में आ रही थी, अब वो बिजनेस में पर्पज में यूज देने लग गया, तो वो भी एक तरह से कैपिटल है। तो कैपिटल में अमाउंट भी ला सकता है, कोई एसेट्स या गुड्स जो बिजनेस में वो इन्वेस्ट करता है, वो कहलाती है कैपिटल। नेक्स्ट जो टर्म है, अच्छा कैपिटल जैसे है राम है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये जो भी लाएगा वो कैपिटल कहलाएगी। जो राम है वो या उसको ओनर बोलते हैं या उसको प्रोपराइटर भी बोल सकते हैं, प्रोपराइटर या ओनर राम को। नेक्स्ट टर्म आपकी जो है वो है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होती है? इट इज द अमाउंट एसेट्स और गुड्स टेकन बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। मतलब ओनर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए या तो कैश या एसेट्स या गुड्स लेके जाता है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। एक्चुअल में कैपिटल और ड्रॉइंग्स दोनों रिवर्स है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। कैपिटल में तो क्या होता है, ओनर बिजनेस में अमाउंट गुड्स और एसेट्स इंट्रोड्यूस करता है या इन्वेस्ट करता है, और ड्रॉइंग्स में वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से लेके जाता है, चाहे अमाउंट हो, चाहे कोई एसेट्स हो, चाहे गुड्स हो। एक्चुअल में ड्रॉइंग्स से ओनर की कैपिटल डिक्रीज होती है। जो उसने इन्वेस्ट की, मान लो उसने 5 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट की, तो वो कैपिटल हो गई। उसमें से 20,000 के गुड्स वो घर पर्सनल यूज के लिए ले गया, तो ड्रॉइंग्स हो गई, तो उसकी कैपिटल 20,000 से डिक्रीज हो जाएगी। अब उसकी कैपिटल 4,80,000 ही रह जाएगी। तो ये 2 टर्म्स हो गई आपकी, कैपिटल और ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट टर्म है अपनी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज मीन्स अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू अदर्स इन प्रेजेंट और फ्यूचर। लायबिलिटी मतलब कोई अमाउंट अपने को या तो प्रेजेंट में या फ्यूचर में दूसरे को पेमेंट करना है, तो वो आपकी कहलाती है लायबिलिटी। मतलब आपका किसी को कुछ देना बनता है, आपके बिजनेस को किसी को अभी प्रेजेंट में या फ्यूचर में कुछ देना बनता है, तो आपकी क्या कहलाती है? लायबिलिटी कहलाती है। लायबिलिटी को 2 पार्ट में बांटा गया है। दे आर क्लासिफाइड इन
दीज टू वेज, एक तो होती है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ये इंटरनल और एक्सटर्नल क्या हुआ? इंटरनल लाइबिलिटी मतलब जो हमारा बिजनेस का ओनर है, जिसने बेचारे ने इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल लगाई है, तो बिजनेस की एक लाइबिलिटी उसके लिए भी बनती है। तो ये तो होगी इंटरनल लाइबिलिटी, ओनर के लिए जो बनती है वो हो गया कि है इंटरनल लाइबिलिटी, है ना। तो ओनर का क्या देना बनता है? ओनर ने कैपिटल लगाई है, इट मीन्स लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस फॉर द ओनर, ठीक है, इट इज नोन एज कैपिटल। ओनर ने जो कैपिटल लगाई है तो उसको जो कैपिटल है वो उसको बेचारे को वापस देनी बनती है, तो वो कहलाती है इंटरनल लाइबिलिटी। नेक्स्ट होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मीन्स बिजनेस के अलावा, ओनर के अलावा जो बाहर के लोगों को जो कुछ अपना देना बनता है फ्यूचर में या प्रेजेंट में, वो कहलाती है आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जैसे हमने बैंक से लोन ले रखा है तो ये आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, ठीक है, या कोई अदर पार्टी से अपन ने लोन ले रखा है तो वो भी आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। इसके अलावा क्रेडिटर्स जो एक टर्म आएगी, हमने किसी से क्रेडिट पे कोई आइटम परचेज किया है तो उसको पेमेंट करना बनता है, तो वो भी हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ऐसे करके लाइबिलिटी आपकी दो तरह की हो गई, इंटरनल और एक्सटर्नल। लाइबिलिटी मीन्स समझ में आ गया, अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में किसी को कुछ देना बनता है आउटसाइडर लोगों को, दैट इज लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटी को दो तरीके से और आप कैटेगराइज कर सकते हो। Liabilities may also be categorized in these two ways. Number one, current liabilities और नंबर टू है नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब ये क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी मीन्स होती है ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट विद इन 12 मंथ अपने को करना बनता है। 12 मंथ के अंदर अंदर अपने को किसी का पेमेंट करना है किसी लाइबिलिटी का, तो वो करंट लाइबिलिटी कहलाती है। जैसे बैंक से अपन ने ओवरड्राफ्ट ले रखा है, ठीक है, तो उसका पेमेंट आपको विद इन 12 मंथ करना पड़ेगा। इसके अलावा आपने क्रेडिट पे परचेज की है, तो आपको परचेज किया, आपने उधार खरीदा है, लेकिन 2-4 महीने से ज्यादा की आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, तो उसका पेमेंट आपको 12 मंथ के पहले करना पड़ेगा, तो वो आपकी कहलाती है करंट लाइबिलिटी। इस तो फिर नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है? नॉन करंट लाइबिलिटी यानी ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट आफ्टर 12 मंथ करना बनता है। 12 मंथ तक उसका कोई पेमेंट नहीं करना है, 12 मंथ के बाद में जिसका पेमेंट करना बनता है वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाती है। जैसे आपने लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है या किसी से आपने पैसे ले रखे हैं इंटरेस्ट पे कि आफ्टर 2 इयर्स में पेमेंट कर दूंगा, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यानी नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय बिजनेस विच विल बी बेनिफिशियल फॉर फ्यूचर। एसेट्स बिजनेस की वो प्रॉपर्टी होती है जो बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होगी। अच्छा, क्या आ सकता है इसमें? नंबर 1 मशीनरी, जो एक प्रॉपर्टी है बिजनेस की और जो अभी भी और फ्यूचर में भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। लैंड, फर्नीचर, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, ये सब हमारी एसेट्स होती है, ठीक है। अच्छा, हमने किसी को क्रेडिट पे सेल किया है तो वो भी फ्यूचर में अपने को पैसे देगा, तो वो भी आपकी एसेट्स होती है, जिसको हम डेटर बोलते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो एसेट्स वो प्रॉपर्टी होती है जो फ्यूचर में या प्रेजेंट में बिजनेस के लिए बेनिफिशियल रहती है, जिसमें आपका फर्नीचर आ गया, आपकी लैंड आ गई, आपकी बिल्डिंग आ गई, आपकी मशीनरी आ गई, ये सब आपकी एसेट्स, आपका कैश आ गया, आपका बैंक बैलेंस आ गया। इसके अलावा पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल। पेटेंट नाम सुना है? पेटेंट मतलब किसी अपना कोई जैसे कोई नाम यूज कर रहा है तो उसको रजिस्टर्ड करा देना, तो वो भी एक तरह से एसेट्स है, जो क्योंकि उसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो ये होती है आपकी एसेट्स। अच्छा, एसेट्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 करंट एसेट्स और एक नंबर 2 नॉन करंट एसेट्स। करंट और नॉन करंट का वैसे मीनिंग तो आपको पता पड़ ही गया। करंट एसेट्स क्या होती है? करंट एसेट्स वो होती है जिसको ऐसे एसेट्स जिसको विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो कहलाती है हमारी करंट एसेट्स। जैसे कैश आपके पास पड़ा है वो करंट एसेट्स है, बैंक में पैसा पड़ा है वो भी आपके करंट एसेट्स है। अच्छा, आप स्टॉक पड़ा हुआ है, जो आप जिसके बिजनेस कर रहे हो वो स्टॉक पड़ा हो तो उसको विद इन 12 मंथ तो बेचना ही है, तो स्टॉक भी आपकी क्या होती है? करंट एसेट्स होती है। तो कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, इसके अलावा जिसको आप अगर क्रेडिट पे गुड्स सेल कर रहे हो तो उससे पैसा आप ज्यादा क्रेडिट पे कितने महीने की आप क्रेडिट दे दोगे? 2 महीने, 1 महीना, 15 दिन, तो उससे फ्यूचर में पैसा आ जाएगा, लेकिन 12 मंथ के अंदर अंदर आ जाएगा, तो वो भी आपकी क्या कहलाएगी? करंट एसेट्स, ठीक है। तो ये तो होगी करंट एसेट्स। अब आते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स जिसको हमें हैंड टू हैंड सेल नहीं करना है, ठीक है, जिसका
कैश में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन विद इन 12 मंथ, जिसको आफ्टर 12 मंथ कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो आपकी नॉन करंट एसेट्स कहलाती है। जैसे मशीनरी है, तो मशीनरी ऐसा थोड़ा कि हमने अभी खरीदी है और विद इन 12 मंथ उसको सेल करके पैसा ले लेंगे, तो ये आपकी नॉन करंट एसेट्स कहलाती है। फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये आपकी नॉन करंट एसेट्स कहलाती है। ठीक है। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स को एक और नाम है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जो कि विद इन 12 मंथ सेल नहीं होगी, आपके बिजनेस में लंबे टाइम तक काम आएगी, जिसको रीसेल के लिए आप काम में नहीं लेते हो, वो कहलाती है आपकी नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स को भी दो पार्ट में बांटा गया है। नॉन करंट एसेट्स को दो पार्ट कर दिए, मींस फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स। ये इसको कहते हैं, इसके दो पार्ट है, एक तो है टेंजिबल एसेट्स, एक कहलाती है इंटेंजिबल एसेट्स। अब ये क्या है? टेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड दैट कैन बी टच्ड, सीन एंड फेल्ड, दैट आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। जैसे फर्नीचर, ये आपके टेंजिबल एसेट्स है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है, इसको देख सकते हैं, ठीक है, टच भी कर सकते हैं, तो ये आपकी टेंजिबल एसेट्स। लैंड, बिल्डिंग, ये सब आपके टेंजिबल एसेट्स हैं। तो फिर इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स इसका वही अपोजिट, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, नहीं होता है, इनको टच भी नहीं कर सकते, इनको हम देख भी नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, वो कहलाती इंटेंजिबल एसेट्स विच डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन, ओनली वी कैन फील दैट एसेट्स, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें कौन क्या आता है? जैसे लाइसेंस, नाम सुना है? लाइसेंस, कोई एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ नहीं है लाइसेंस कि ये पड़ा हुआ है, इसको उठा लो, हम उसको टच नहीं, एक पेपर में एक साइन हो गया, एक स्टैंप लग गया, वो आपका लाइसेंस बन गया। तो उस लाइसेंस का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन वो फील किया जा सकता है, हमको एक राइट मिल गया है, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब आपकी इंटेंजिबल एसेट्स कहलाती है। ये फील की जा सकती है, लेकिन इनको कोई थिंग नहीं है, कोई एसेट्स फिजिकली दिख नहीं रही जिसको हम टच कर दें या हम जिसको देख लें, तो ये आपकी कहलाती है इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर? टेंजिबल और इंटेंजिबल। वापिस मैं रिवाइज करा रही हूं। एसेट्स क्या होती है? प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस विच इज बेनिफिशियल इन फ्यूचर, दैट आर कॉल्ड एसेट्स। एसेट्स में दो तरीके से क्लासिफाई किया है। करंट एसेट्स जिसको विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, नॉन करंट एसेट्स जिसको आफ्टर 12 मंथ वी कैन कन्वर्ट इनटू कैश। नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स टू टाइप्स की होती है, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, विच है फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, जिसमें आपका टेबल, फर्नीचर, एसी, ये सब आपके टेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स विच डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वी कैन नॉट टच एंड सी दैट एसेट्स, ओनली वी कैन फील दैट एसेट्स, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें मैंने आपको पेटेंट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, ये एग्जाम्पल बताए थे, ठीक है। अब इसमें एसेट्स में एक और वर्ड आता है, फिक्शियस एसेट। ये क्या होती है? एक नया वर्ड है, फिक्शियस एसेट्स। एक्चुअल में फिक्शियस एसेट्स क्या है, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे बाबा रामदेव है, बाबा रामदेव ने पतंजलि प्रोडक्ट लॉन्च किया। पतंजलि प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले उन्होंने क्या किया, मान लो उसका पहले फुल फ्लैश एडवर्टीजमेंट किया, 1 करोड़ रुपीज या 10 करोड़ रुपीज उन्होंने एडवर्टीजमेंट पे लगाया। प्रोडक्ट बाद में लॉन्च किया उन्होंने, 10 करोड़ रुपीज फुल फ्लैश एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर दिया। खर्चा करने के बाद फिर उन्होंने अपना प्रोडक्ट स्टार्ट किया, लॉन्च किया। अब 1 ईयर में देखो कि उन्होंने 10 करोड़ का तो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर दिया, फिर और दूसरे छोटे मोटे एक्सपेंडिचर तो और हुए ही हैं। बाद में जो उन्होंने अपना प्रोडक्ट सेल किया फर्स्ट ईयर, उस प्रोडक्ट की केवल सेल हुई 1 करोड़ रुपीज। अब देखना, बाबा रामदेव ने 10 करोड़ रुपीज खर्चा कर दिया और उनकी जो सेल हुई ओनली 1 करोड़ रुपीज। तो हम जैसे तो यही सोचेंगे कि 10 करोड़ रुपीज का लगाया, इन्वेस्ट किया और 1 करोड़ रुपीज रिटर्न मिला, 9 करोड़ का लॉस हो गया, हम जैसे तो वही बिजनेस बंद कर देंगे। अच्छा, हमारे जैसे अगर बाबा रामदेव सोचते हैं तो वो भी अपना बिजनेस वही बंद कर देते हैं। तो फिर क्या है, क्यों नहीं हुआ या कैसे ये कंटिन्यू चला? एक्चुअल में ये जो 10 करोड़ रुपीज खर्च किए हैं, दैट इज ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर आपने बहुत बड़ा खर्चा किया है जिसका लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट मिलेगा, उन्होंने जो 10 करोड़ रुपीज खर्च किए केवल 1 ईयर के लिए खर्च नहीं किए, उस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। तो फिर इस 10 करोड़ को हम फर्स्ट ईयर में क्यों कंसिडर कर रहे हैं कि भाई हमारे 10 करोड़ रुपए खर्च हो गए
फर्स्ट ईयर में। अगर बड़ा खर्चा आपने किया, ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, तो हम उसको केवल 1 ईयर में कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टाइम तक मिलता है। तो उसको जितने ईयर्स तक इसका बेनिफिट मिलेगा उस एक्सपेंडिचर को उतने ईयर में डिवाइड कर देना चाहिए। मान लो उन्होंने 10 रुपीज खर्च किए हैं, तो उसका बेनिफिट उनको 10 ईयर्स तक मिल रहा है, 10 ईयर्स तक मिल रहा है। तो इस ईयर में एक्सपेंडिचर का केवल 1 करोड़ पार्ट ही आपको लेना चाहिए। 10 करोड़ रुपीज टोटल खर्च हुए, 10 ईयर्स तक बेनिफिट मिल रहा है, तो केवल 1 करोड़ रुपीज आप इस साल का एक्सपेंडिचर बता सकते हो। तो बाकी बचे 9 करोड़ रुपीज। ये 9 करोड़ रुपीज जो आपने एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है, उसको आपको फर्स्ट ईयर में शो नहीं करना है। अच्छा, शो नहीं करना तो फिर क्या करें, लेकिन इस 9 करोड़ रुपीज एक्सपेंडिचर का फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। और मैंने आपको एसेट्स की डेफिनेशन में बताया था कि जिसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है दैट इज कॉल्ड एसेट्स। तो ये जो 9 करोड़ रुपीज है, एक्चुअल में दैट इज नॉट एसेट्स, that is the huge amount of expenditure, but it is beneficial in future, so it will be called fictitious assets. fictitious means होता है काल्पनिक। एक्चुअल में ये न तो टेंजिबल एसेट्स है न इंटेंजिबल एसेट्स है, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, ठीक है, दैट विल बी बेनिफिशियल इन फ्यूचर, सो इट इज कॉल्ड एसेट्स। और इसीलिए इसको फिक्शियस एसेट्स मतलब काल्पनिक एसेट्स बोलते हैं। तो ये 9 करोड़ रुपीज फिक्शियस एसेट्स मानी जाएगी। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट फॉर गेटिंग गुड्स सर्विसेज एंड एसेट्स। एक्सपेंडिचर क्या होती है कि कोई जो अमाउंट पे करते हैं, किसके लिए, या तो कोई गुड्स लेने के लिए, या कोई सर्विसेज अपने को चाहिए उसके बदले में कोई अमाउंट पे करते हैं, या कोई एसेट्स परचेज करने के लिए हम कोई अमाउंट पे करते हैं, तो वो कहलाती है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मीन्स हो गया खर्चा, ठीक है, या तो गुड्स परचेज करने के लिए, या कोई हमको सर्विसेज चाहिए उसके लिए, या कोई एसेट्स परचेज करने के लिए हम कोई पेमेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाती है आपकी, क्या कहलाता है, एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक्सपेंडिचर भी 2 तरह का हो गया, एक तो होता है रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंडिचर, वो होता है कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक चीज है इसमें मैंने आपको बताई थी, गुड्स और एसेट्स, इनमें क्या डिफरेंस है? गुड्स परचेज करने के लिए, एसेट्स परचेज करने के लिए हम कोई पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो गुड्स में और एसेट्स में क्या डिफरेंस है, पहले वो क्लियर कर लेते हैं। गुड्स क्या होती है, हम हमारे बिजनेस में जिस प्रोडक्ट की डीलिंग कर रहे हैं वो कहलाती है गुड्स। जैसे आपके साड़ी का बिजनेस है तो वो साड़ीज जो होगी वो आपकी गुड्स होगी, और वो आपकी गुड्स कहलाएगी। लेकिन साड़ीज की जो शॉप है आपकी, उसमें आपने फर्नीचर लगा रखा है, वो आपकी एसेट्स कहलाएगी। क्लियर? गुड्स और एसेट्स में डिफरेंस पहले क्लियर कर लेना। अगर आपका जिस प्रोडक्ट की आप डीलिंग कर रहे हैं आपके बिजनेस में, वो आपकी गुड्स कहलाएगी, वो प्रोडक्ट आपका गुड्स कहलाएगी, और जो अदर थिंग्स हैं, जो अदर आपने लगा रखा है आपके फर्नीचर वगैरह, वो आपकी कहलाएगी एसेट्स। अच्छा, एक बात करते हैं कि फर्नीचर का बिजनेस है किसी का, फर्नीचर की ही शॉप है, तो उसके लिए, उस बंदे के लिए जो फर्नीचर जिसको वो सेल करता है वो उसके लिए गुड्स कहलाएगी, ठीक है, और जो उसके एसी लगा हुआ है, उसकी बिल्डिंग है, वो उसके लिए आपके एसेट्स कहलाएगी। तो गुड्स और एसेट्स में डिफरेंस क्लियर हो गया। गुड्स मीन्स जिस प्रोडक्ट की डीलिंग कर रहे हैं वो गुड्स कहलाती है, एसेट्स गुड्स नहीं होती है, दोनों डिफरेंट होती है, ठीक है। तो अब मैंने एक्सपेंडिचर का डिफरेंस बताने जा रही हूँ। 2 तरह के एक्सपेंडिचर हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो केवल गुड्स और सर्विसेज के बदले में पे किए जाते हैं, वो कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, और वो विद इन 12 मंथ उनका यूज हो ही जाता है गुड्स और सर्विसेज का। तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कि एसेट्स को परचेज करने के लिए किए जाते हैं, और वो एसेट्स लंबे टाइम तक आपके लिए यूज आती है, ठीक है। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो शॉर्ट टर्म के लिए पेमेंट किया गया है, जिससे शॉर्ट टर्म के लिए गुड्स और सर्विसेज मिल रही है, वो कहलाती है आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया जो एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो पेमेंट किया जाता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, और ये जो एसेट्स आप एक्वायर कर रहे हो लंबे टाइम के लिए यूज आती है। क्लियर? ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? तो किसी भी प्रोडक्ट को आप बना रहे हो या परचेज करके सेल कर रहे हो, तो उस प्रोडक्ट पे जो भी आपका एक्सपेंडिचर हुआ है टोटल अब तक का, उसको एक्वायर करने से लेके उसको सेल करने तक जो भी उस पर एक्सपेंडिचर आपने किया है, वो कहलाती है उसकी कॉस्ट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट पे जो भी अब तक के आपने एक्सपेंडिचर किया है, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट, टोटल जो भी अब तक का खर्चा हुआ है। आई बात समझ में? नेक्स्ट है इनकम। इनकम क्या होती है अकाउंटिंग टर्म में? वैसे तो इनकम वर्ड आप बहुत यूज करते हो, लेकिन अकाउंट्स में इनकम का क्या मीनिंग होता है?
मनी और सम अदर एसेट्स रिसीव्ड बाय बिजनेस इन एक्सचेंज फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आप या तो गुड्स सेल करते हो या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, जो भी आप करते हो, तो उसके बदले में आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसके एक्सचेंज के बदले आपको या तो मनी मिलता है या मनी जैसा कुछ कोई एसेट्स जो कोई भी आइटम मिलता है, दैट इज कॉल्ड इनकम। ठीक है, सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड करने के बदले में एक्सचेंज में जो आपको मनी या मनी टर्म्स में कुछ और आइटम या एसेट्स आपको मिलती है, वो आपकी कहलाती है इनकम। मोस्टली ये इनकम अपन कैश मिलता है तो अपन उसको ही बोलते हैं, जरूरी नहीं है अपन कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं उसके बदले में हो सकता है आपको एक्सचेंज में कोई एसेट्स मिलती है, कोई गुड्स मिलती हो, तो वो भी आपकी इनकम कहलाएगी। क्लियर? इनकम क्या होती है? आप गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बदले में आपको जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड इनकम। नेक्स्ट टर्म प्रॉफिट और लॉस, बहुत यूज आता है, ये तो मेन ही चीज यही है, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये तो आप बहुत इजीली समझोगे, और ये तो शायद अपन छोटे बच्चे को भी बोले समझ आए कि इनकम अगर ज्यादा है और कॉस्ट अगर कम है, इफ इनकम इज ग्रेटर देन कॉस्ट, कॉस्ट से आपकी इनकम ज्यादा है तो द डिफरेंस विल बी द प्रॉफिट। क्लियर? तो फिर लॉस अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया बिल्कुल। अगर आपकी इनकम है कम और आपकी कॉस्ट है ज्यादा, तो वो डिफरेंस जो हो गया वो होगा आपका लॉस। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट है, आपने वो प्रोडक्ट 10 रुपीज में परचेज किया है, सेल आपने 11 में किया है, 10 में परचेज करा तो कॉस्ट तो होगी 10, उसकी टोटल कॉस्ट पड़ गई, इस पे जो भी खर्चा सब मिला के 10 रुपीज पड़ गया। 11 में सेल किया तो इनकम होगी 11, तो इनकम तो है ज्यादा और कॉस्ट आपकी 10, तो द डिफरेंस ₹1 विल बी योर प्रॉफिट। अच्छा, इसमें अपोजिट, इसका उल्टा भी हो सकता है। लॉस कभी कभी क्या होता है, 10 रुपीज में खरीदा लेकिन वो मार्केट में ट्रेंड नहीं है, बिक नहीं रहा है, तो आपने उसको 8 रुपीज में सेल कर दिया, तो 2 रुपीज, आपकी इनकम तो है ₹8 और आपकी कॉस्ट है 10, तो कॉस्ट इज ग्रेटर देन इनकम, सो दैट 2 रुपीज विल बी योर लॉस। ठीक है? नेक्स्ट टर्म इज परचेजेज। परचेजेज हम अपनी लैंग्वेज में कुछ चीज खरीदना, जैसे रूटीन में अपन शॉपिंग करते हैं तो अपन उसको ये बोलते हैं हमने ये परचेज किया है, लेकिन वही अकाउंट्स में इसका मीनिंग कुछ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। परचेजेज क्या होती है? परचेजेज, द वर्ड परचेज इज यूज टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल विच विल बी सोल्ड। परचेज होता है, परचेज का मीनिंग इसमें भी वही होता है, खरीदना, लेकिन केवल किसको खरीदना? या तो गुड्स जिसको हम रीसेल करेंगे, या फिर गुड्स बनाने के लिए हम जो आइटम सेल करेंगे उसके लिए रॉ मटेरियल खरीद के अगर उसको बना के फिर बेचते हैं तो वो रॉ मटेरियल परचेज करना, केवल इसमें ये 2 चीजें ही परचेज में आएगी। ठीक है? तुम्हारी पर्सनल शॉपिंग इस परचेज में नहीं आएगी। तुमने घर पे अपने घर के लिए अपनी ड्रेस खरीदी, बाइक खरीदी, वो परचेज में नहीं आएगी। परचेज केवल किसकी मानी जाएगी? या तो जिन गुड्स को आपको सेल करना है, सेल करने के लिए पर्पज से आपने गुड्स परचेज किए, या कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल परचेज किया है, तो वो ही उनको खरीदना, दैट विल बी कॉल्ड परचेज। आई बात समझ में? एसेट्स खरीदोगे दैट इज नॉट परचेज, बाइक खरीदी, गाड़ी खरीदी, कुछ भी परचेज में नहीं आएगा। ओनली गुड्स जिसको आपको रीसेल करना है, या ओनली रॉ मटेरियल जिससे आप गुड्स बना के सेल करोगे, उनको खरीदना ही आपकी परचेज मानी जाएगी। अच्छा, परचेज भी 2 तरह की हो गई, नंबर 1 कैश परचेज और नंबर 2 क्रेडिट परचेज। कैश परचेज में तो क्या होता है, हम गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं हैंड टू हैंड कैश पेमेंट करके, तो वो कहलाएगी आपकी कैश परचेज। क्रेडिट परचेज क्या होता है? क्रेडिट परचेज में हम सर्विसेज या गुड्स, जो भी है ये गुड्स या रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, लेकिन हैंड टू हैंड कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट पे मीन्स उधार खरीद रहे हैं। हमने खरीद लिया, प्रोडक्ट ले लिया, रॉ मटेरियल ले लिया, ठीक है, लेकिन हमने कह दिया कि हम पेमेंट आपको आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 1 मंथ पेमेंट करेंगे, तो ये कहलाएगी आपकी क्रेडिट परचेज। क्लियर? परचेज मीन्स रॉ मटेरियल खरीदना या कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदना जिसको रीसेल करना है, ठीक है, उसको खरीदना, ये परचेज कहलाएगी। कैश परचेज मतलब हैंड टू हैंड पेमेंट देके खरीदना, ठीक है, और क्रेडिट परचेज मतलब कि कुछ टाइम बाद आप पेमेंट करोगे, खरीद अभी रहे हो, परचेज अभी कर रहे हो, लेकिन कुछ टाइम बाद उधार पे खरीद रहे हो, तो वो कहलाएगी आपकी क्रेडिट परचेज। नेक्स्ट टर्म आपकी होती है परचेज रिटर्न। पीआर में आप पीआर से इसको डिनोट कर सकते हो, परचेज रिटर्न। इसका एक और वर्ड है रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न। अच्छा, वैसे नाम से ही पता पड़ रहा है, जो चीज आपने परचेज की है उसको आप वापस क्या कर रहे हो? रिटर्न कर रहे हो। आपने जो आइटम परचेज किया है वो या तो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो आपने ऑर्डर किया था वो नहीं है, या उसमें कुछ डिफेक्टिव है, या अगले ने आउटडेटेड प्रोडक्ट भेज दिया, आपने जो मांगा था साइजेस अलग भेज दी, ठीक
ठीक है, तो वो उस प्रोडक्ट को आप वापस रिटर्न कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट को आपने परचेज किया उसको आप वापस रिटर्न कर रहे हो, तो वो कहलाएगी आपकी परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का एक दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। आप वापस आउटसाइड रिटर्न कर रहे हो, इसको आप रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हो। क्लियर? परचेज रिटर्न के बाद नेक्स्ट टर्म सेल्स। अच्छा, सेल्स वर्ड भी बहुत कॉमन है, बेचा, बेचना, वही सेल्स कहलाता है। चाहिए सेल्स मतलब क्या होता है? द वर्ड सेल्स इज यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच द बिजनेस इज डीलिंग। सेल में तो कुछ भी सेल है, आपने घर की रद्दी बेची तो आप उसको भी सेल बोलोगे। अपनी लैंग्वेज में तो अपन यही बोलते हैं घर पे तो, ठीक है, पुरानी हो गई बाइक, उसको बेच दिया, वो सेल हो गई। आपके फैक्ट ऑफिस में फर्नीचर पुराना हो गया, उसको बेच दिया, वो सेल हो गई। लेकिन वही अकाउंटिंग में सेल्स मीन्स थोड़ा डिफरेंट है। इसमें केवल आप जिस प्रोडक्ट की डीलिंग कर रहे हो, जिन गुड्स की डीलिंग कर रहे हो और जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो आपके बिजनेस में, उनको बेचना, दैट इज कॉल्ड सेल्स। ठीक है? अच्छा, इसमें आपने अगर आपके बिजनेस के एसेट्स भी बेची, फर्नीचर बेच दिया, पुराना हो गया, नया फर्नीचर खरीदा, पुराने फर्नीचर को ऐसे बेच दिया, वो सेल्स नहीं कहलाएगी। ठीक है? जनरल लैंग्वेज में हम उसको सेल्स बोलते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में सेल्स मीन्स केवल किसको सेल करना? जिन गुड्स की आप डीलिंग कर रहे हो या फिर जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो उनको बेचना, वो सेल्स कहलाएगी। क्लियर? ठीक है? सेल्स के बाद वही, ये भी दो तरह की होगी, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। आपने अपना प्रोडक्ट, अपनी गुड्स और सर्विसेज सेल तो की है, सेल करके हैंड टू हैंड पेमेंट मिल गया आपको, तो ये कैश सेल्स कहलाएगी। हैंड टू हैंड कैश रिसीव हो गया तो कैश सेल्स हो गई। फिर क्रेडिट सेल्स में क्या होगा? क्रेडिट सेल्स में आपने प्रोडक्ट बेचा है, ठीक है, किसी को सेल किया है, लेकिन पेमेंट हैंड टू हैंड कैश नहीं मिला। उसने कहा मैं 15 डेज बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, आफ्टर 1 मंथ आई विल पे द अमाउंट, तो ये कहलाएगी हमारी क्रेडिट सेल्स, जिसमें आपने सेल तो कर दी, प्रोडक्ट तो दे दिया, लेकिन अभी कैश नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा, तो कहलाएगी आपकी क्रेडिट सेल्स। क्लियर? ये सेल्स का मतलब समझ में, मीनिंग हो गया। सेल्स दो तरह की होगी, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, लेकिन ध्यान रखना सेल्स केवल गुड्स की और सर्विसेज की जिसकी आप डीलिंग कर रहे हो, जिसका आप बिजनेस कर रहे हो, इसी प्रोडक्ट को बेचना ही सेल्स कहलाएगी। घर का कोई आइटम बेचा, सेल्स नहीं होगी। आपने अपनी बिजनेस की ही फिक्स्ड एसेट्स वगैरह सेल की, क्योंकि आप उनकी डीलिंग नहीं कर रहे हो, आपकी फिक्स्ड एसेट्स को बेचना आपका बिजनेस नहीं है, उनको बेचा, वो सेल्स नहीं होगी। ठीक? सेल्स के बाद नेक्स्ट टर्म है आपकी सेल्स रिटर्न। जैसे परचेज रिटर्न था वैसे सेल्स रिटर्न। आपने जो प्रोडक्ट सेल किया है, तो जिसको आपने सेल किया उनको अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं लगा, डिफेक्टिव निकल गया, या वहां पे उनकी डिमांड नहीं है, उन्होंने अपने को वापस रिटर्न कर दिया। सेल किया हुआ प्रोडक्ट जो वापस रिटर्न होके आ जाता है वो कहलाता है सेल्स रिटर्न। ठीक है? अच्छा, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउट, इनवर्ड भी बोलते हैं इसको। इनवर्ड मतलब वापस रिटर्न होके अपने पास जो अपन ने सेल किया वो वापस रिटर्न होके आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। ठीक है? सेल किया हुआ प्रोडक्ट, गुड्स वापस रिटर्न होके आ जाती है, तो उसको बोलते हैं हम सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट टर्म है आपकी नेट सेल्स। नेट सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं। ठीक है? मान लो आपने 5 लाख रुपीस की सेल्स की है, ठीक है, उसमें से 20,000 का प्रोडक्ट रिटर्न होके आ जाता है, तो नेट सेल्स आपकी 4,80,000 कहलाएगी। मींस हमने क्या किया, सेल्स 5 लाख में से 20,000 का सेल्स रिटर्न लेस कर दिया, तो फाइनली आपकी नेट सेल्स 4,80,000। तो नेट सेल्स का एक फॉर्मूला हो गया आपका, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न नेट सेल्स। सेल्स नेट सेल्स का दूसरा नाम क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हाँ स्टूडेंट्स, यहां तक के अपन ने 14 टर्म्स पढ़ लिए, अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ लिया, अकाउंटिंग के टाइप्स पढ़ लिए अपन ने, ठीक है, और ये 14 टर्म्स भी पढ़ लिए। अभी बहुत टर्म्स हैं जो आपके इसमें काम आएगी और आपको भी तो बहुत सारी पढ़नी है, तो नेक्स्ट सेशन में मैं बाकी की जो टर्म्स है अभी वो आपके नेक्स्ट सेशन में पूरी करवाऊंगी। ओके।